वादी हुंजा की वो शाम कभी ना भूलने वाली शाम थी। जब जरीना थकी हारी घर लौटी तो उसकी नजर शहद के आधे खाली घड़े पर पड़ी। उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। मासूम गुलनार सहम कर कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और लबों पर सिर्फ एक ही जुमला, अम्मी, मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। वादी हुंजा की वो सुबह भी कितनी अजीब होती हैं, जब राकापोशी की चोटियों से फूटती रोशनी पूरी कायनात को मुनव्वर कर देती है। हवाओं में खुबानी की फूलों की वो महक रची बसी होती है जो रूह को एक अनजाने सुकून से भर देती है। इसी वादी के एक पुराने पत्थरों से बने मकान में जरीना अपनी 12 साला बेटी गुलनार के साथ जिंदगी के दिन काट रही थी। करीम, जो उनका सहारा था, बरसों पहले पहाड़ों की बेरहम चोटियों की नजर हो चुका था और अब जरीना की कुल कायनात ये मासूम बच्ची थी। गुलनार, जिसके चेहरे पर हुंजा का हुस्न और आंखों में झील सी गहराई थी। उनकी जिंदगी में तंगी तो थी, मगर उनके पास शहद की वो 20 छत्ती थे जिन्हें वो अपनी जान से ज्यादा अजीज रखती थी, क्योंकि यही उनकी गुजर बसर का वाहिद जरिया थे। एक तपती दोपहर, जब सूरज की शुआओं ने पैगाम दिया कि शहद निकालने का वक्त आ गया है, जरीना ने दूर दराज की ढलवानों पर जाने की तैयारी की। उसने मिट्टी के एक बड़े घड़े में ताजा और खालिस शहद भरा, जो सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। रवाना होने से पहले उसने गुलनार के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में लिया और बड़ी संजीदगी से कहा, बेटी, मेरी बात बहुत गौर से सुनो। मैं काम से बाहर जा रही हूँ और ये शहद तुम्हारे पास अमानत है। ये सिर्फ शहद नहीं, ये हमारी सर्दियों का रिस्क है। खबरदार, इसे हाथ मत लगाना, एक बूंद भी कम नहीं होनी चाहिए। गुलनार ने अपनी मासूम आंखों से मां की तरफ देखा और वादा किया कि वो उसकी हिफाजत करेगी। जरीना के जाने के बाद वक्त जैसे थम सा गया। सूरज आसमान के बीचों बीच आया तो पहाड़ी धूप घर की दीवारों को आग की तरह दहकाने लगी। कमरे के अंदर हब्स बढ़ता गया और तपिश इतनी तेज हो गई कि सांस लेना भी दूभर था। गुलनार भूख और प्यास से निढाल थी, मगर वो वफादार बेटी घड़े के पास ही बैठी रही। वो इस बात से बेखबर थी कि जिस रिस्क की वो पहरेदारी कर रही है, वही उसकी तकदीर का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। कमरे की शदीद गर्मी से वो शहद जो सुबह जमा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा। मिट्टी के घड़े ने कुछ नमी जज्ब की और तपिश की वजह से शहद का हुजम कम होता चला गया। देखते ही देखते घड़ा, जो सुबह तक मुंह तक भरा हुआ था, अब आधा खाली नजर आने लगा था। गुलनार हैरत और खौफ से घड़े को देख रही थी। वो तो वहीं मौजूद थी, फिर ये शहद कहाँ गायब हो गया? शाम के साए गहरे हुए तो जरीना थकी हारी वापस आई। उसका बदन थकन से चूर था और पैरों में आबले पड़े थे। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा और घड़े की तरफ देखा, उसकी अक्ल पर गुस्से का पर्दा पड़ गया। गुलनार, ये क्या है? वो जोर से चिल्लाई। मासूम बच्ची डर कर उठी और हकलाते हुए बोली, अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। जरीना का गुस्सा अब जुनून की हद तक पहुंच चुका था। झूठ मत बोलो, ये घड़ा आधा खाली कैसे हुआ? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरा रिस्क चाट लिया। तुमने हमें भूखा मारने का तहिया कर लिया है। गुलनार की सिसकियां निकल गईं। वो बार बार कस्में खाती रही कि उसने शहद को हाथ भी नहीं लगाया, मगर जरीना ने एक ना सुनी और गुस्से के आलम में एक जोरदार थप्पड़ गुलनार के मुंह पर दे मारा। वो थप्पड़ नहीं था, बल्कि एक मासूम जान पर मौत का आखिरी वार था। गुलनार का नाजुक वजूद उस ज़र्ब को बर्दाश्त ना कर सका। वो पीछे दीवार से जा टकराई और हमेशा के लिए खामोश हो गई। जरीना गुस्से में हाँफती रही, मगर जैसे जैसे रात की ठंडक बढ़ी और पहाड़ों से ठंडी हवा के झोंके घर में दाखिल हुए, कमरे की तपिश कम होने लगी। अचानक जरीना की नजर घड़े पर पड़ी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ठंडक पाते ही वो शहद दोबारा जमने लगा था और उसका हुजम बढ़ता चला गया। उसकी आंखों के सामने वो शहद ऊपर चढ़ता गया, यहां तक कि घड़ा फिर से मुंह तक भर गया। जरीना के हाथ पांव ठंडे हो गए। उसे समझ आ गया कि उसकी बेटी सच्ची थी और ये सिर्फ गर्मी का खेल था। उसने चीख कर गुलनार को पुकारा, उसे झंझोड़ा, उसे अपने सीने से लगाया, मगर वो मासूम परिंदा उड़ चुका था। उसका जिस्म ठंडा हो चुका था, बिल्कुल उसी शहद की तरह। उस रात के बाद वादी हुंजा ने जरीना की हंसी कभी नहीं सुनी। वो पागलों की तरह पहाड़ों में भटकती रही और पछतावे की आग में जलती रही। कहते हैं, आज भी जब जुलाई की तपती दोपहरों में काफल पकते हैं तो एक परिंदा निकलता है जो पुकारता है, मैंने नहीं चखा, मैंने नहीं चखा। और दूर से एक दुखी माँ की लरसती हुई आवाज आती है, पूरी है बेटी, पूरी है।